नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के ऊपर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल फिगर्स के ऊपर, जो आपको मदद करेगा ये डिसीज़न लेने में कि आपको इस बिज़नेस में और या इस बैंक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसे हम देख रहे हैं आज 946 रुपये पे शेयर बंद हुआ है। अराउंड 3.80% की शेयर में बढ़त थी। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी एचडीएफसी बैंक के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें 813 रुपये पे मैंने इसको रिकमेंड किया था। आज 946 रुपये, अराउंड 120 रुपये के आसपास तक बैंक में बढ़त रही है तब से, जब से मैंने रिकमेंड किया है उसके हिसाब से। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको और फाइनेंशियल मैं जो फिगर्स बताऊंगा जो आपको मदद करेगी इस डिसीज़न को लेने में कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हम जैसे देख रहे हैं बैंक में जो कैसा है, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो है वो अराउंड 42% है। तो हमने जैसे डिस्कस किया था हमारे उस वीडियो में जिसकी बैंकिंग स्टॉक कैसे सेलेक्ट हो, उसमें डिस्कस किया था क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो जो आपको देखना ज़रूरी है, पैरामीटर्स। एंड वही मैं अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ जाके देख सकते हो। तो कैसा फ्रेंड्स होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, तो ये बैंक के पास जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। बिकॉज फ्रेंड, करंट अकाउंट में बैंक को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता एंड सेविंग अकाउंट में बैंक को बहुत ही कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो अगर बैंक को कम इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा तो बैंक ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगी, बिकॉज ज़्यादा इंटरेस्ट पे दे पाएगी एंड मार्जिन ज़्यादा रहेगा बैंक का। तो हम यहाँ देख रहे हैं कैसा, जैसे 42% है बैंक का। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फिगर्स है जो हम देखेंगे इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हमें ये देखना ज़रूरी है कि हम जो प्राइस पे कर रहे हैं कोई भी शेयर को ख़रीदने के लिए, उसके अगेंस्ट में हमें वैल्यू क्या मिल रहा है फ्रेंड्स, हम वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे एचडीएफसी बैंक का पीई रेशियो जो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो 19 का है। कोटक महिंद्रा बैंक का 39 का है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 39 का है। एंड आईसीआईसी बैंक का 28 का एंड एक्सिस बैंक का 67 का है। तो ये पी रेशियो फ्रेंड्स जितना कम हो उतना अच्छा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी कि पी रेशियो कैसे निकाला जाता है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो हम देख रहे हैं कि पी रेशियो जो इसके पीयर से हमने जब कंपेयर किया तो एचडीएफसी बैंक का पी रेशियो बहुत कम है, 19 का है। इन कंपेयर टू अदर बैंक्स, जो भी अदर दिग्गज बैंक है उनसे अगर हम कंपेयर करें तो एचडीएफसी का पी रेशियो कम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स बैंक में, वो है नेट एनपीए जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब हम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, एनपीए जो बैंक का है 0.39% है। तो इसका मतलब ये फ्रेंड्स, अगर बैंक बाज़ार में 100 रुपये देता है लोन के तौर पे, तो उसमें से बैंक का 0.39% मतलब 0.39 पैसा, 100 में 0.39 पैसा डूब जाता है, जो रिकवर नहीं हो पाता। सो ये बहुत ही कम है इन कंपेयर टू अदर बैंक जो भी मार्केट में अभी अवेलेबल हैं। अब हम इस बैंक का एनआईएम देखते हैं जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन फ्रेंड्स क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल, बैंक अगर सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, जिस करंट अकाउंट पे तो जीरो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, सेविंग अकाउंट एंड अदर रेकरिंग डिपॉजिट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट पे सपोज़ बैंक की एक एवरेज इंटरेस्ट आती है। सपोज़ सेविंग पे बैंक को 5% देना पड़ता है एंड रेकरिंग पे 6% या 7% एंड फिक्स्ड डिपॉजिट पे 8%। तो ये सब का सपोज़ एवरेज जो भी निकलता है, अराउंड मान लीजिए जो भी एवरेज परसेंटेज बैंक का गिरता है वो हो जाता है कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, बैंक के लिए वो लाइबिलिटी होती है। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है, सपोज बैंक का जो भी इंटरेस्ट पे बैंक को पड़ता है जो भी पैसा, एंड क्या इंटरेस्ट पे मार्केट पे देती है। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक को 5% गिरता है सारा, मतलब ये जो भी पैसा बैंक कलेक्ट करती है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हुआ, रेकरिंग या फिक्स्ड डिपॉजिट से, वो 5% का एवरेज आता है। और बैंक अगर 10% मार्केट पे 10% पे देती है तो 5% का ये डिफरेंस हुआ, वो होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो यहाँ हम देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 4% का है। तो हमें कैसे पता चले कि यह बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज़्यादा है, सही है या ख़राब। तो हम इसके लिए कंपेयर करेंगे बैंक के अदर जो कंपिटिटर्स हैं, जो दिग्गज बैंक है, उनसे जब हम कंपेयर करेंगे तब एक हमें रियल पिक्चर पता चलेगी कि क्या हमें इस शेयर में या इस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या नहीं। तो मैं आगे चलते हुए वो भी डिस्कस करूँगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि
आप स्टॉक खुद से पिक करें फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि आपको कोई मछली पकड़ के दे। आपको आप अगर खुद चाहते कि कैसे मैं मछली फिशिंग कैसे सीखूं और कैसे मैं मछली पकड़ूं, तो उसके लिए आपको अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करनी पड़ेगी। तो मैं एक बुक रिकमेंड करता हूं जो मॉडर्न वैल्यू इन्वेस्टिंग रूल बाई सेवन कार्लिन, तो उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाके वो बुक को परचेस कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, आपको मदद करेगी आपकी नॉलेज को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में, एक्सपैंड करने में। तो फ्रेंड्स, जैसे हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें 4% का, CAR जो देखते हैं वो 17% का है, कैपिटल एडुकेसी रेशियो। अभी 17% का जो CAR है, जो फ्रेंड्स अगर CAR जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, क्योंकि बैंक उतना ज़्यादा लोन दे पाएगी, और बैंक जितना ज़्यादा लोन दे पाएगी उतना ज़्यादा बैंक इनकम अर्न कर पाएगी। अब यहाँ हम जैसे कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी देखते हैं बैंक की, वो है 4%, 4.80% के आसपास है। तो ये कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, जैसे मैंने डिस्कस किया कि सेविंग अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट या अदर सोर्स ऑफ जो भी बैंक डिपॉजिट लेती है, उसका जो एक एवरेज जो भी बैंक को पड़ता है वो है कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी। तो अराउंड अगर सपोज बैंक का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी कम है तो बैंक की प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए 4% के आसपास, 4.5% के आसपास का अगर कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी है, तो बैंक अगर होम लोन देती है 8.5-9% पे, पर्सनल लोन देती है 12% या 13-14% पे, तो बैंक का उतना ज़्यादा मार्जिन होगा, जितना कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी जितना कम है उतना ज़्यादा। तो अगर यही बैंक का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी अगर 6%, 6.5% होता, और बैंक अगर होम लोन देती 8, 8.5-9% पे, तो बैंक को 2-2.5% का प्रॉफिट होता, और पर्सनल लोन देती 12-15% पे, तो बैंक को अराउंड 6-7-8% का प्रॉफिट होता। तो यहाँ बैंक की कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी कम है तो प्रॉफिट जो है मार्जिन वो ज़्यादा होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड जो हम इसमें देखते हैं, बैंक की जो ROE भी है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो भी 16% के आसपास की है। अब हम बैंक की ग्रोथ देखते हैं, तो 2010 में हम देख रहे बैंक के जो प्रॉफिट था आफ्टर टैक्स वो अराउंड 2900 करोड़ के आसपास था। फिर 2011 में हमने देखा है 39 करोड़ 3,900 करोड़ के आसपास, उसके बाद 5,000 करोड़ के आसपास 2012 में, उसके बाद 67 करोड़ के आसपास 2013 में, उसके बाद 2014 में 8,400 करोड़ के आसपास, फिर उसके बाद 10,000 करोड़ के आसपास 2015 में, उसके बाद 2016 में 12,000 करोड़ के आसपास, एंड 2019 में हम देख रहे हैं 21,000 करोड़ के आसपास। तो हम देख रहे 3,000 करोड़ था 2010 में, और 2019 में 21,000 करोड़। तो बैंक स्टेडली, आप ग्राफ देख पा रहे, बैंक स्टेडली अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज करी, बैंक की प्रॉफिट में ग्रोथ आ रही है, जो एक अच्छा साइन है। ये हम नहीं देख रहे कि कोई ईयर बैंक ने 3,000 करोड़ का प्रॉफिट किया तो किसी ईयर 1,500 करोड़ का, तो किसी ईयर 5,000 करोड़ का। तो इससे क्या प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि हम यहाँ पे बैंक की परफॉर्मेंस में सस्टेनेबिलिटी या एक अप ट्रेंड नहीं देख पा रहे, बट यहाँ हम ग्रोथ में अप ट्रेंड देख रहे हैं। एंड अभी जैसे हमने बैंक के फाइनेंशियल फिगर्स को देखा, तो हमें अभी भी कुछ ऐसा ख़राब नहीं लग रहा, हमें अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि बैंक का नेट NPA जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो बहुत ज़्यादा है, ऐसा हमें नहीं लग रहा। तो ये एक अच्छी साइन है। अब हम डिपॉजिट भी देख रहे हैं, बैंक में जो डिपॉजिट है वो धीरे धीरे ग्रो हो रही है। अगर कोई भी बैंक में डिपॉजिट ग्रो होती है, चाहे वो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट के थ्रू, इससे क्या है कि कस्टमर को उस बैंक पे विश्वास है, एंड वो ज़्यादा अपना पैसा उसी बैंक में डिपॉजिट करे। तो हम देख रहे हैं बैंक की डिपॉजिट भी ग्रोथ हो रही है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बैंक की स्टेडी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है फ्रेंड्स, हम जो अभी हम देख रहे हैं बैंक क्या क्या लोन देती है, वो ऑटो लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, ये आप भी जानते हो कि क्या क्या प्रोडक्ट्स में डील करती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक ने अपने जो लोन देने के जो पोर्टफोलियो को उसको वेल डाइवर्सिफाइड किया है। ये नहीं कि बैंक सिर्फ एक ही सेक्टर को लोन दे रही है, कि सिर्फ बिजनेस को ही लोन दे रही है, या सिर्फ रिटेल सेक्टर में छोटे मोटे लोन ही दे रही है। बैंक ने अपने आप को इक्वली डाइवर्सिफाइड किया है। उससे क्या होता है फ्रेंड, रिस्क कम हो जाता है। अगर सपोज बैंक अगर एक ही इंडस्ट्री को या एक ही सेगमेंट में लोन देती, अगर उस सेगमेंट में डाउन ट्रेंड आता तो बैंक पूरी ही दिवालिया हो जाती। बट अगर अलग अलग सेक्टर में अगर बैंक देती तो वो वेल डाइवर्सिफाइड है। सेम उसी तरीक़ा से फ्रेंड्स, अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही स्टॉक है या दो ही स्टॉक है, अगर उस दो इंडस्ट्री से रिलेटेड ही स्टॉक है, सपोज टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड हुआ या एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हुआ, अब जैसे इस रिसेशन के टाइम में या इस पैंडेमिक के टाइम में अगर जहाँ टेक्सटाइल और जहाँ
एविएशन सेक्टर डाउन है वहाँ अगर, तो आपका पोर्टफोलियो, आपका जो पोर्टफोलियो वो भी बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। बट अगर आपके पोर्टफोलियो में एफएमजीसी है एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जो दवाइयाँ से रिलेटेड, और एफएमजीसी है, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वेल डाइवर्सिफाइड रहेगा। अगर एक सेक्टर में मंदी है तो दूसरे सेक्टर में तेज़ी है, तो उससे आपका रिस्क जो है वो कम हो जाता है फ्रेंड्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स ये है कि हमें यह देखना है कि लोअर द रिस्क, जितना कम रिस्क होगा हायर द रिटर्न। पर हम क्या सीखते हैं फ्रेंड्स, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ये नहीं काम करता फ्रेंड्स। अगर आपको स्टॉक मार्केट वाइज कोई भी बाजार या आप खुद का बिजनेस भी करते हो, जितना कम रिस्क रहेगा, लोअर द रिस्क उतना ज़्यादा हायर द प्रॉफिट, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स। अब इसमें कैसे हम समझे, अगर आप कोई भी शेयर को ऊंचे भाव पे खरीदते हो, अब उसका जो नीचे आने का ट्रेंड अगर आप वैल्यू से कंपेयर करते हो, क्या आपको वैल्यू मिल रहा है, अगर आपको वैल्यू ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो उसका नीचे गिरने का आशा बहुत ज़्यादा है, तो आप रिस्क हाई है। तो आप ऊपर भाव पे लेते हो तो ऊपर जाने का चांस तो बहुत कम है, क्योंकि आपने पहले ही ऊपर भाव पे लिया, बट नीचे आने का चांस ज़्यादा है, तो रिस्क ज़्यादा है एंड रिटर्न कम है। बट अगर लोअर द रिस्क, अगर रिस्क कम रहा, नीचे आने का चांस ज़्यादा रहा फ्रेंड्स, अगर आप नीचे के भाव पे लेते हो तो नीचे गिरने का चांस तो ऐसे ही कम है फ्रेंड्स, बट ऊपर जाने का चांस ज़्यादा है, आपकी प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो सकती है। बट फ्रेंड्स मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता, कोई नहीं बोल सकता कि भाई इस लेवल के बाद मार्केट और नहीं गिरेगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट फ्रेंड्स यही है कि अगर आपको कोई भी शेयर में या कोई भी कंपनी में पैसा लगाना है या इन्वेस्ट करना है, तो आप एक बार में अपना पूरा पैसा मत खाली कर दीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर प्राइस पे। फॉर एग्जांपल अगर आपको अभी HDFC बैंक लेना है, तो आप ये नहीं कि 946 के लेवल पे पूरा ही अपना, मान लीजिए आपको अगर 1 लाख रुपया लगाना है तो पूरा 1 लाख रुपया 946 के भाव पे पूरा खाली कर दिए, नहीं, पहले 20-30% पैसा छोड़िए, फिर उसके बाद और भाव गिरेगा तो और छोड़िए, तो उससे क्या एवरेजिंग होगी फ्रेंड्स। अब हम इसको कंपेयर करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक से, जो एक दिग्गज बैंक है, उससे आपको समझ में आएगा कि हाँ बैंक कैसा है, बैंक को हमें क्या जो वैल्यू मिल रही है इन कंपेयर टू उसके कंपेटिटर्स कैसी है और सही है या नहीं है फ्रेंड्स। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब कोटक महिंद्रा बैंक का NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखा तो अराउंड 3.73% है, वहीं HDFC बैंक का 4% के आसपास है, तो HDFC बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज़्यादा है। अब हम NPA देखते हैं, जो कोटक महिंद्रा बैंक का NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसिड, वो अराउंड 1% का लास्ट 3 ईयर का एंड 1 ईयर का 0.75% है। बट यहीं हमने HDFC बैंक का देखा तो 0.39% है। मतलब अगर बैंक 100 रुपये लोन देता है कोटक महिंद्रा, तो उसमें से 1 रुपये डूब जाता है, वहीं HDFC बैंक का 0.39। तो इससे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में असर पड़ता है। प्रॉफिट जितना NPA कम होगा उतनी प्रॉफिट ज़्यादा होगी बैंक के, जितना पैसा कम डूबेगा तो बैंक की साधारण सी बात है प्रॉफिट ज़्यादा होगी। अब हम ROE जो देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, कोटक महिंद्रा बैंक का है 12.18% के आसपास का ROE, वहीं HDFC बैंक का हमने देखा था 16.5% के आसपास का ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब हम बैंक की एडवांस ग्रोथ देखते हैं जो अराउंड 21% के आसपास है। एडवांस ग्रोथ फ्रेंड्स ये होता है, सपोज अगर बैंक ने पिछले साल 100 रुपये का लोन दिया है तो इस साल 121 रुपये का लोन दिया, मतलब 21% की ग्रोथ की अपने लोन बुक में। वहीं HDFC बैंक का जो एडवांस ग्रोथ रेशियो है फ्रेंड्स वो अराउंड 24% के आसपास है, तो ये भी HDFC बैंक का ज़्यादा है। अब CAR जो है, कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो है, HDFC बैंक का भी 17% के आसपास है, 17.5, एंड कोटक महिंद्रा बैंक का भी 17-17.5% के आसपास है। मैंने K से बताया है कोटक महिंद्रा बैंक को, जो आप समझ पाओगे, मैंने K से इंडिकेट किया है इसमें। अब PE रेशियो हम कोटक महिंद्रा बैंक का देखते हैं 39 का है, वहीं प्राइस टू अर्निंग रेशियो HDFC बैंक का 19 का है, तो ये भी बहुत कम है। अब कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी हम देखते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक का 4.91 है एंड वहीं HDFC का 4.88 है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। बट हम यहाँ प्राइस की बात करते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक 1250 रुपये पे मिल रहा है, वहीं HDFC बैंक आपको 950 रुपये पे मिल रहा है फ्रेंड्स। और आप देख रहे हैं HDFC बैंक में उसकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अच्छी है, NPA भी कम है, ROE भी, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ज़्यादा है, एडवांस ग्रोथ भी ज़्यादा है, तो आप क्यों कोटक महिंद्रा बैंक के लिए 1250 पे करोगे, आप HDFC बैंक लोगे 950 रुपये में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने पहले भी रिकमेंड किया था 813 रुपये के भाव पे HDFC बैंक, और आज 950 का भाव चल रहा है
फ्रेंड्स ये फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। बट हमेशा ध्यान रखिए, आप कोई भी शेयर ले तो आप ये मत ध्यान में ज़रूर रखिए फ्रेंड्स कि आप उस कंपनी पे इन्वेस्ट करें, उस बिज़नेस पे इन्वेस्ट करें। एक स्पेकुलेटर की तरह, एक जुआरी की तरह बाजार में मत आए, तो उसमें क्या आप हमेशा पैसा लूज़ ही करेंगे। बिकॉज फ्रेंड्स अगर आपको एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें तो आपको उस कंपनी को टाइम देना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। सेम वैसे ही है जैसे अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते तो आज बिजनेस आपने स्टार्ट किया और कल आप थोड़ी उसको बेच दोगे फ्रेंड्स। आप उसमें काम करोगे, प्रॉफिटेबिलिटी लाओगे, ग्रोथ करोगे, सस्टेनेबिलिटी लाओगे, ब्रांचेस खोलोगे, उससे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। तब भले आप और इन्वेस्टर को बोल सकते हो या आप अपना बिजनेस का कुछ हिस्सा बेच सकते हो। बट हम क्या चाहते हैं, हम स्टॉक मार्केट को उस तरीके से ट्रीट करते नहीं है, जबकि इसमें सारे बिजनेस ही ऑपरेट करते हैं, सारे बिजनेस के ही शेयर अवेलेबल है। बट हम शेयर बाज़ार को एक जुआ के तरह देखते हैं कि भाई इसमें आज पैसा लगाया और कल इसमें से पैसा कमा के निकल जाए। उस तरीके से फ्रेंड्स आप पैसा नहीं बना पाओगे। भले आप 1-2 दिन प्रॉफिट कर लो, बट लॉन्ग टर्म में आप नुकसान में ही रहोगे। अगर आपको पैसा बनाना है, रेगुलर आपको रिटर्न कमाना है फ्रेंड्स, तो लॉन्ग टर्म की सोचिए फ्रेंड्स, एंड एक कंपनी को में इन्वेस्ट करिए। एंड अगर आप कंपनी में अगर आप देख रहे हो, अगर आप कोई भी कंपनी के पूरे फाइनेंशियल को चेक करने के बाद आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, उसके बाद भी अगर प्राइस गिरती तो फ्रेंड्स आपको और पैसा उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि एक बार में सारे पैसे को अनलोड मत कर दीजिए। बिकॉज अगर प्राइस गिर रही और फाइनेंशियल में कोई चेंजेस नहीं आया, फाइनेंशियल एज इट इज़ है, सारी जो भी आपने जो फाइनेंशियल फिगर्स देख के बाइंग डिसीजन लिया तो वो एज इट इज़ है, फिर भी प्राइस गिर रहा है फ्रेंड्स, तो आप और पैसा लगाइए। बिकॉज अभी मार्केट ने शेयर की एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं पहचाना है। जैसे मार्केट को उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी, वो हम प्राइस में देख लेंगे लॉन्ग टर्म में। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं तक है फ्रेंड्स, बट चैनल को लाइक करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं और इस तरह के वीडियो लाते रहूँ। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू, ओवर एंड आउट।